25 जून 1983 का वो दिन जब भारत ने पहली बार विश्व कप उठाया और उसी टीम के एक सदस्य मदन लाल जी हमारे बीच हैं। मदन लाल जी, हर बार जैसे ही उस दिन को याद करते हैं तो भारत के क्रिकेट प्रेमी भारतीय बहुत खुश होते हैं, उनका सीना एक तरह से चौड़ा हो जाता है। लेकिन एक बहुत साधारण सा प्रश्न हर बार पूछा जाता है, लेकिन पूछना ज़रूरी होता है कि अंडरडॉग्स थे जब आपकी टीम गई तो किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि भाई ये फाइनल छोड़िए सेमीफाइनल तक भी आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप चैंपियन बने तो उस चैंपियन टीम में शुरू से एक मन में कुछ न कुछ अच्छा करने का विश्वास ज़रूर होगा। तो एक तरफ तो ऐसे लोग जिनको बिल्कुल भी भारतीय टीम से उम्मीद नहीं थी, एक तरफ आप प्लेयर्स थे जिनके मन में विश्वास था। देखिए, सिचुएशन तो ऐसी थी कि जैसे, क्योंकि इसलिए लोगों को विश्वास नहीं था कि हमने जो पहले वर्ल्ड कप खेले थे उसमें कोई ज़्यादा हमारा अच्छा प्रदर्शन नहीं था, तो डेफिनेटली कोई आपको चांस नहीं देगा अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करें। दूसरी बात थी, जो टीम हमारी चुनी गई थी, जो टीम हमारे साथ थी, उनमें उनको जितने भी खिलाड़ी थे उनको ऐसा विश्वास था कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि देखिए, जब हर प्लेयर जो है अपना अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश इसलिए करता है ताकि वो लॉन्गर पीरियड के लिए इंडिया के लिए खेल सके। तो ये एक सब में, मैं अपनी बात अगर मेरे से पूछो तो मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं जितना ज़्यादा अच्छा खेलूँगा उतना ज़्यादा इंडियन टीम में मैं रह सकता हूँ। तो ये विश्वास जो मेरे में नहीं था, ये सारी टीम में था। और क्या है कि जब ऐसी टूर पे जाते हैं जहाँ पे आपका लोग आपको चांसेस नहीं देते, तो उसमें प्रेशर जो है थोड़ा सा कम ही रहता है। और एज ए टीम, अगर आपके पास टीम हो, ऑलराउंडर टीम हो, जिसमें बैट्समैन भी ऐसे हैं जो कि सबको मालूम है कि ये रन बना सकते हैं, और बॉलर्स हैं ऑलराउंडर जो कि गेम को संभाल सकते हैं, तो उसमें थोड़े से आपके चांसेस ज़्यादा जीतने के हो जाते हैं। पर ये अगर मेरे से अगर आप पूछें तो शुरू में जब आपकी शुरुआत अच्छी हो ना, तो फिर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमने पहला मैच जब जीता वेस्ट इंडीज़ से, तो सेकंड मैच हमारे जिम्बाब्वे के साथ था, तो पहला तो हम जीत गए, तो दूसरा हमने कहा नहीं, हम जीत सकते हैं। पहला वेस्ट इंडीज के साथ था तो लगता था कि यार वेस्ट इंडीज के साथ खेल रहे हैं, जीतेंगे कि यहाँ जीतेंगे। हाँ, वर्ल्ड चैंपियन थी वो, मैच भी जीते हम ओल्ड ट्रैफर्ड में। उसके बाद हम जिम्बाब्वे के साथ मैच जीत गए, 2 मैच हम एट ए रो जीत गए। तो वो वहाँ से कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो ऐसा ऐसा जो है अच्छा होना शुरू हो गया। मदन जी, यहाँ उस जिम्बाब्वे वाले मैच का जिक्र बार बार ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि एक तो उसके विजुअल्स अवेलेबल नहीं है। वो मैच कैसा था, कपिल देव जी की कैसी पारी थी, आप लोग जो गवाह थे वही बता सकते हैं। बताइए कि ये कैसा मैच था और ये चमत्कार कब और कैसे हुआ? ये चमत्कार ही था, मैं समझता हूँ कि जो कपिल देव ने 175 की पारी खेली है, मैं भी था उसमें, मैंने भी रन बनाए थे, और मैंने उसका पार्टनरशिप में काफ़ी ज़्यादा साथ दिया था। और वो दिन कहते हैं ना कि ऐसे ही बैटिंग बहुत कम देखने को मिलती है, और ऐसे बैटिंग जो है वो वही कर सकता है जिसमें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास हो। तो वो कपिल देव में था। और मैं उसके जब साथ बैटिंग कर रहा था तो आप बिलीव नहीं करोगे कि उसने जो भी हिटिंग की है, वो हिटिंग कोई 70 यार्ड 80 यार्ड नहीं थी, वो मतलब गाड़ियों के कार पार्क में जा रहे थे 6, और बाउंड्री के लाइन में तो कोई 6 गिरा ही नहीं, सब ग्राउंड के बाहर ही गिरे हैं। तो आप इमेजिन कर लीजिए भी कितनी बड़ी इनिंग होगी। कहते हैं ना कई बार थिंग्स हैपन फॉर यू। तो उस दिन तो कपिल देव ने 175, उसके बाद भी मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था। और जिम्बाब्वे की टीम उस टाइम बड़ी अच्छी होती थी, उन्होंने भी चेज का अच्छा किया, पर फिर भी हमने उस मैच को निकाला, क्योंकि वो मैच हमारे लिए बहुत ज़रूरी था जीतना। मदन जी, आप उसके साक्षी हैं। ये कहा जाता है कि वो जो कपिल देव की 175 रन की पारी थी वो आज तक की विश्व क्रिकेट की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक थी, चूँकि आप उसके गवाह हैं। आप इस बात से सहमत हैं क्या? बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि देखिए 175 और 5, तो उसके बाद 175 बनाना, तो मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी पारी तो कोई खेल नहीं सकता, क्योंकि आप 5 आउट हो चुके हैं आपके, और आप जाते हैं और इतनी बड़ी पारी खेलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी पारी है। मैंने विवियन रिचर्ड की भी पारी देखी है ओल्ड ट्रैफर्ड में, मैं प्रेजेंट था वहाँ पे जब उसने अगेंस्ट इंग्लैंड खेली थी, 170 पता नहीं कितने किए थे उसने भी, वो भी मैंने देखी है, मैंने ये भी देखी है। तो मैं तुलना तो नहीं करूँगा कि दोनों ही महान बल्लेबाज हैं, खिलाड़ी थे, और पर अगर मेरे को पूछा जाए तो 75 और 5 पारी इतनी बड़ी खेलना तो चमत्कार ही होता है। मदन जी, आते हैं सीधा सेमीफाइनल तक। सेमीफाइनल में पहुंचे, पहली उपलब्धि तो यही थी, रोमांचक मैच।
आज देखिए सेमीफाइनल में तो हमें कोई चांस इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि हम इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे। उस मैच में ज़्यादातर जो इंग्लिश क्राउड था वो तो कह रहा था कि हम फाइनल लॉर्ड्स में खेलेंगे। तो उसकी खासियत क्या थी हमारे में, हम कोई बोलता रहे तो बोलता रहे, और हमें कोई प्रेशर नहीं था। पर हमें ये था कि यार हम तो सिर्फ एक स्टेप ही हैं दूर फाइनल में पहुंचने के लिए। ये हमारा जोश जो था अंदर में ही था कि हमने छोड़ना नहीं है, क्योंकि अब यहाँ से छूटना नहीं चाहिए। तो वो सेमीफाइनल जो हमने खेला है वो तो आपने देखा ही होगा, कई बार आपने देखा होगा टीवी पे, हमने बहुत अच्छी वो खेला है सेमीफाइनल। और हमारे 3-4 ही खिलाड़ी आउट हो गए थे, हम उनका जो इंग्लैंड ने स्कोर बनाया था उसको क्रॉस कर गए थे। तो ये एक होता है कि जब आप डिटर्मिनेट रहते हैं तो रिजल्ट जो है आपके आने शुरू हो जाते हैं। पतन जी, कोई भी टीम जीतती है तो जीतने के बारे में अच्छी अच्छी बातें जी, होती जी, है, जी, जी। और ये भी होता है कि सफलता में इन्होंने, लेकिन इस टीम की जो सबसे बड़ी खासियत थी कि एक प्लेयर जो हो सकता है एक मैच में नहीं चला हो, लेकिन ज़रूरत हो, जैसे सेमीफाइनल में संदीप पाटिल ने बहुत अच्छी हाँ, बारी खेली, बिल्कुल। तो एक प्लेयर कहीं ना कहीं जहाँ ज़रूरत थी वहाँ खड़ा हुआ। हाँ, बताएं कि ये भी क्या बहुत बड़ा कारण था इस टीम के जीतने का? यही सबसे बड़ा कारण था। क्योंकि देखिए जब आपकी टीम ऐसे परफॉर्म करती है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जीतने के लिए। क्योंकि आपने जैसे पहला मैच खेला, आपने अपना किरदार निभा दिया, अच्छा मैंने तो मैच बन गई या अच्छी परफॉर्मेंस की, मैच जीत लिया। दूसरा मैच आया, किसी और ने किया अच्छा, एक दो खिलाड़ियों ने अच्छा किया, मैच निकाल दिया। अब मैं आपको बड़ी छोटी सी एग्जांपल दूं, सुनील गावस्कर जो थे, उन्होंने फाइनल में स्लिम में कैचेस पकड़े, वो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अगर एक भी कैच इधर उधर से उधर हो जाता तो हो सकता था मैच हाथ से भी स्लिप हो सकता था। किरमानी की कीपिंग देखिए। हाँ, किरमानी की कीपिंग देख ली, सब ने कंट्रीब्यूशन की है। ये नहीं आप कह सकते कि हाँ जी ये कैप्टन, ये एक ही खिलाड़ी का मैं वर्ल्ड कप था या 2 खिलाड़ियों का, ऐसा नहीं था। ये एज ए टीम हम खेले हैं और एज ए टीम हमने एंजॉय किया और एज ए टीम हम वर्ल्ड कप जीते हैं। हम कभी नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा, अपने मन में भी नहीं सोचा, क्योंकि जब आप जीतते हैं तभी आपको कहते हैं ना भी आपने वर्ल्ड कप जीता है। ये तो नहीं कहते कि मदन लाल तूने ये किया था, महेंद्र अमरनाथ ने अपने 3 विकेट लिए, ऐसा नहीं होता, उसका मज़ा भी नहीं आता। पर जब लोग कहते हैं ना कि आपने वर्ल्ड कप जीता है, वो मज़ा है। एज ए टीम जब आपको सराहना की जाती है, अभी हाँ ये वर्ल्ड कप 1983 में इन्होंने जीता था। मदन जी, आप विनम्र हैं, लेकिन इन सब के बावजूद 25 जून 1983 का ऐसा दिन है जो हम नहीं भूलेंगे। हाँ, भूलना चाहिए भी नहीं। मैं तो कहता हूँ कि बीसीसीआई को ये 25 जून जो है ना, ये एक क्रिकेट दिवस बना देना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसके बाद देखें, उसके बाद हमारी क्रिकेट गई कैसे है। आप देखो, आज $1 बिलियन की इंडस्ट्री है और हज़ारों लोग लगे हुए हैं इसके पीछे, हज़ारों लोगों की रोजी रोटी चल रही है। हाँ, हम देखो, हम अगर क्रिकेट जब खेलते थे वो तो ठीक था, पर अगर ऐसा नहीं, हमारी ग्रोथ नहीं होती तो हम कहाँ होते। ये भी बात मैं आपको बड़ी ब्लंटली बोल रहा हूँ कि हम टीवी पे भी जाते हैं, आपके पास भी आते हैं, रेडियो के प्रोग्राम करते हैं, लोग और भी कई जगह जाते हैं, हमें बुलाते भी हैं और हमारी सराहना भी करते हैं। तो हमें 1983 वर्ल्ड कप की जीत ने ही जिंदा रखा हुआ है। हमें सबको, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, उसमें हम एक दूसरे का हालचाल पूछते रहते हैं, नोहा पूछते रहते हैं। अभी भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप देखेंगे कि ये 83 के मैसेज आ रहे हैं, हमारा कैप्टन के मैसेज आते हैं भी, हैप्पी वर्ल्ड कप एनिवर्सरी, जीत की एनिवर्सरी। तो एक अच्छा लगता है, दैट इज हैप्पीनेस यू कैन नॉट गेट इट। सो दैट्स वेयर आई थिंक। और मैं ऑलवेज बिलीव करता हूँ कंट्री के लिए अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और जब ज़रूरी नहीं हो, जब आप अच्छा नहीं करते ना, तो फिर गेम के साथ जुड़ते नहीं है लोग। आपने देखा होगा, कई बार देखा होगा, जैसे जैसे आप की जीत नहीं आती तो क्राउड भी कम होना शुरू हो जाता है। आप क्या देखना है इनको, ये तो परफॉर्मेंस तो करते नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी रहती हैं जीता। उसके बाद हमने 2020 का वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद हमने 2011 में जीता, 2011 में जीता, फिर हमने चैम्पियनशिप जीती, फिर हमने वर्ल्ड टेस्ट सीरीज़ में हम नंबर 1 पर आ गए। तो जब ग्रोथ हो रही है तो हम सबका फ़ायदा हो रहा है उसमें। और आज जो प्रेजेंट टीम है, हम इनका शुक्रियागुजार भी करना चाहिए कि इन्होंने जो हमारा स्टैंडर्ड जो है जीतने का वो मेंटेन रखा। तो तभी तो हम ग्रो कर रहे हैं ना, इसी वजह से हम सब लगे हुए हैं अभी हमारी टीम अच्छा करो। ये 2020 वर्ल्ड कप भी हमें जीतना चाहिए। मदन जी, 25 जून 1983
को वापस चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ये कहा जाता है कि आपने कप्तान से कहा कि मुझे बॉल दीजिए, और सौभाग्य से उसी ओवर में कप्तान की वजह से मानिए रिचर्ड्स का विकेट मिला। आप कॉन्फिडेंट थे बॉल मांगते वक्त? हाँ, डेफिनेटली, बिकॉज पता क्या होता है कि उस दिन ना मैंने जितना बॉल मूव कराया, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में मूव नहीं कराया, और मेरी मूवमेंट इतनी ज़्यादा थी कि कई बार टच भी नहीं लगा। ने इतने बल्लेबाज मिस भी हुए, फिर भी टच नहीं लगा, क्योंकि होता क्या कि जब बैट्समैन ग्रेट बैट्समैन है ना, उनके ना जो एक थोड़ी सी ना एरोगेंसी होती है। एरोगेंसी मीन्स उनको अपने ऊपर इतना ज़्यादा बिलीव होता है कि मैं कहीं भी मार सकता हूँ इसको। वो मैं एरोगेंसी मीन मैं उसको बिलीव में मैं टर्न अराउंड करता हूँ, तो उनको इतनी विश्वास होता है मैं यहाँ कहीं भी, उसमें अगर आपका चांसेस है उसको आउट करने के, वहाँ पे मैंने वही खेला है गेम। क्योंकि जब मेरे को मार रहा था, मैंने कपिल को इसलिए कहा था कि मेरे को ओवर दे, क्योंकि ये मेरे पीछे भागा हुआ है, मारेगा मेरे को। मैं कहा इसमें ही आउट होने की चीज़ है, आउट नहीं हुआ तो मैच वैसे भी ख़त्म कर देगा। मैं कहा फिर हमें तो ब्रेक थ्रू चाहिए, तो वही हुआ। मैंने कपिल देव देख रहा था कि क्योंकि मेरे को 2 ही ओवर में 30-31 रन पड़ गए 3 ओवर में, तो फिर मेरे ख्याल 31 तो नहीं, मेरे ख्याल 20-22 रन पड़े थे। बाकी उसके बाद जो मैंने ओवर किया है वो तो हिस्ट्री बन गया, और इसके साथ साथ कंट्रीब्यूशन कपिल देव की भी है, जो कि उन्होंने अच्छा कैच किया है, क्योंकि दैट इज़ अ परफेक्ट साइन ऑफ ए गुड फील्डर, यू नो, द वे ही वेंट बैक एंड टुक ए कैच इज टोटली डिफरेंट। मदन जी, रिचर्ड्स के विकेट के बाद लगने लगा था कि अब ट्रॉफी हमारी है? रिचर्ड के विकेट के बाद मैंने इमीडिएटली गिलारी गुम्स को आउट किया था, उसी ओवर में मैंने अगले ओवर में आउट कर दिया था। हाँ, जब आउट हुए तो तब हमारे 4-5 विकेट ले चुके थे, पर आप कहते हैं ना कि इतने थोड़े टोटल में जब तक टीम पूरी आउट ना हो जाए तो आप जीत नहीं मान सकते, क्योंकि उनके पास माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट और ड्यू जॉन, उसके बाद मार्शल, ये सारे खिलाड़ी थे जो कि अगर ना भी ड्यू जॉन भी खड़ा रहता और रोकते भी रहते तभी टोटल पे पहुंच सकते थे। 40 रनों से हमारी जीत हुई है, तो वो जीत वो कवर हो सकती थी, बट जैसे जैसे हमें विकेट मिलते चले गए वैसे वैसे उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता चला गया, और हमने वो मैच जीता, क्योंकि विकेट मिलते चले जाएं तो प्रेशर बढ़ता चला जाता है। एक परिकथा सदृश है, जब कपिल देव वो ट्रॉफी ले रहे हैं, आप साक्षी थे, वो अनुभव कैसा था? वो बहुत ज़बरदस्त था। वो जो ट्रॉफी ले रहे हैं, जो सारे जितने भी खिलाड़ी जो हमारे दर्शक तो नीचे खड़े हैं, वो जब नीचे खड़े थे वो देख के बड़ा मज़ा आता था। और इंग्लैंड में जब भी हम किसी को मिलते थे जब जीतने के बाद, वो पता क्या कहते थे? कहते आपने हमारे लिए सबसे अच्छा काम किया है, क्योंकि दे आर लिविंग आउटसाइड एंड यू हैव टू बी प्राउड कि हम इंडिया से हैं और हमने ये किया है। तो वो जितना भी क्राउड था वो कहता था यू डन अ बेस्ट थिंग, बिकॉज हम आज हमारे हम क्या इज्जत से कह सकते हैं कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है। तो ये अपने लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है ना। एक चीज़ और है कि अब क्रिकेट में बहुत पैसा है, इवन पुराने क्रिकेटर्स को पेंशन भी अच्छी मिलती है, लेकिन वो समय ऐसा था कि आपको कुछ छोटे मोटे टीडी के पैसे मिलते थे, यानी कुछ भी आपके पास नहीं होता था। तो एक तरह से ये मान के चलिए कि आप पैसे के लिए नहीं बल्कि कमिटमेंट से खेलते थे। ये जो संघर्ष था कि आपके पास कुछ भी नहीं, उसके बाद भी देश के लिए अच्छा खेलना है, देखिए देश के लिए खेलना बहुत बड़ी बात थी। हमने पैसे के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। हमें रणजी ट्रॉफी में भी 500 रुपये मिलते थे, फिर भी हम नहीं परवाह करते थे। हम कहते थे कि परफॉर्मेंस कैसे हो जाए, विकेट कैसे मिल जाए, रन कैसे बन जाएं। और जब इंडिया के लिए खेले तो वो तो उससे बड़ी बात ही नहीं हो सकती। ये 100 मिलियन पीपल के बीच में आपका अगर आप सेलेक्ट होते हैं और कंट्री के लिए खेलते तो उससे बड़ा नशा है ही नहीं कोई। और जब हम पैसे की बात आती है तो हाँ ठीक है, लोग कहते हैं, और हम खुश भी बहुत हैं जो हमारे प्रेजेंट खिलाड़ियों को पैसा मिलता है, हम बहुत खुश हैं। कम से कम देखिए उनकी लाइफ तो सेटल है ना, क्योंकि नहीं तो स्पोर्ट्समैन में कईयों की हालत बड़ी ख़राब हो जाती है। 15-20 साल मेहनत करके भी वो देखता रहता है इधर मैं जाऊं या इधर जाऊं, तो उसमें ना थोड़ा सा मन खट्टा होता है। पेरेंट्स का भी होता है, क्यों मैं अपने बच्चों को क्रिकेट खिलाऊं या अदर स्पोर्ट्स खिलाऊं, अगर इसको रिवार्ड ही नहीं मिलना, जब इसका कैरियर ही नहीं बनना तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। बट आजकल तो हर स्पोर्ट्स में, मैं क्रिकेट में नहीं कहूँगा, हर स्पोर्ट्स में कैरियर है। तो इसलिए पेरेंट्स भी आप आगे आ रहे हैं। और आपने देख ही लिया कि हमारे देश में टैलेंट कितना, चाहे ओलंपिक हो, हमारे ओलंपिक में भी प्रोग्रेस हो रही है।
हमारे हॉकी, फुटबॉल, जितनी भी अदर गेम्स हैं उसमें फुटबॉल चल रहा, परफॉर्मेंस आ रही है, तो अवार्ड भी मिल रहे हैं, रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है स्पोर्ट्स खेलना चाह रहे हैं। और जैसे हम कहते हैं ना, आप सीए बने या आप आईएएस ऑफिसर बने या अब सब क्रिकेटर बनना चाहते हैं। क्रिकेटर अब नहीं, सब नहीं बनना चाहते हैं, पर एक लाइन आ गई है। ये जैसे लाइंस होती हैं ना कि हमने ये लाइन चूज करनी, ये लाइन अब बच्चे भी कहते हैं यार मैं इस लाइन में जाना है, मैं एथलेटिक में जाना है, स्विमिंग में जाना है, या ओलंपिक में खेलने के लिए मेरे कौन सा डिसिप्लिन चाहिए, या क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, इसमें क्योंकि रिवार्ड्स अच्छे आ गए हैं, यू कैन मेक योर कैरियर। सो दैट्स अ बिग चेंज इन इंडिया। मदन जी, थोड़ी सी यहाँ पे भारत की फास्ट बॉलिंग की बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि कपिल देव और उसके बाद आप और ये जो बैच था, इससे पहले होता ये था कि हमारे 3 स्पिनर खेलते थे, और कई बार तो ओपनिंग का स्पेल सुनील गावस्कर खुद जाकर ओवर डालते थे, और साथ में एकनाथ सोलकर या कोई भी आबिद अली भी कभी कभी फेंक देते थे। उसके बाद 2, 4, 5 के ओवर के बाद में सीधे स्पिनर्स आ जाते थे। यानी ऐसा तय था कि भारत की टीम पेस बॉलर्स तो पैदा कर ही नहीं सकती, और भारत का पेस अटैक है ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट भी क्या इस 1983 के दौर के बाद से चेंज हुआ, खासतौर पर कपिल देव और आप लोगों के आने के बाद? नहीं, देखिए चेंज तो हुआ है। पहले पता क्या था कि इतना विश्वास भी नहीं किया जाता था, क्योंकि एक विश्वास बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपने बड़ी टूर्नामेंट जीतनी है, कोई टेस्ट मैचेस जीतने हैं या वनडे इंटरनेशनल जो भी टूर्नामेंट जीतने हैं, आपका पेस अटैक अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। और उस टाइम पे हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर थे, पर जब तक आपको शुरू से ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगी, तो चाहे जितने भी बड़े स्पिनर हो, मैच निकालना मुश्किल हो जाता है, अनलेस द विकेट्स आर टर्निंग लाइक ए लॉन्ग वे। वो भारत से बाहर होते नहीं थे। हाँ, भारत से बाहर होते नहीं थे, तो इसलिए आपका पेस अटैक होना बड़ा अच्छा होना बड़ा जरूरी था। अगर आप पिछले 10-15 साल उठा लिए, हमारा पेस अटैक अच्छा है, और आप देखो हमने कितनी टूर्नामेंट जीते हैं। आज दुनिया में जसप्रीत बुमराह की बात हो रही है कि वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है। ये क्या टर्न अराउंड कैसे हुआ? पर होता है कि आपको इनकरेज करना पड़ता, आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ता, आपको विश्वास रखना पड़ता है। और आप देखो एक से एक, अब जितनी पेस हमारे पास है किसी के पास में नहीं है, तो ये टर्न अराउंड कैसे हुआ? बिकॉज द कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा है, और हमारे पेस बॉलर एज गुड एज एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये चेंज आया। पहले तो कंडीशंस देखते हुए, टर्निंग ट्रैक है तो चलो पेसर करेंगे, सुनील गावस्कर करेगा, वो कई बार बुरा भी लगता था। ऐसा नहीं है कि हमें बुरा नहीं लगता। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा जल्दी सुनाता हूँ, क्योंकि कलकत्ता में मैंने 4 विकेट लिए अगले मैच, और उस मैच में मैंने रिचर्ड को क्लीन बोल्ड किया था शाम को। अगले दिन मैं आया बॉलिंग करने के लिए, मैं अपनी बाजू खोल रहा था, मेरे कैप्टन ने कहा आप फाइन लेग पे खड़ा हो जा। तो मेरे को अफसोस तो जरूर हुआ। और किसने डाला वो? और स्पिनर ने, बिकॉज स्पिनर ने डाला, क्योंकि विकेट बिल्कुल वो टर्निंग ट्रैक था। मैंने तो सोचा कि यार मैंने तो विकेट निकाला शाम को। तो उन्होंने स्पिनर को दिया, तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा यार मैंने विकेट तो मैंने निकाला, बट दैट इज प्लानिंग द कैप्टन हैज इट। तो ये होता था, बट अब जो है ऐसा नहीं है। अब तो हर कैप्टन, और ये एक ट्रेंड मैं आपको बताऊं, ये विराट कोहली को भी बड़ा श्रेय जाता है, क्योंकि उसने पहले आइडेंटिफिकेशन की है 5 पेसरों की, 5, 7, 8। उसको मालूम था कि अगर मेरे पास पेसर आ गए तो मैं निकाल दूंगा। 5 बैट्समैन, 1 विकेटकीपर। अच्छे टॉप क्लास के अगर पेसर होंगे ना आपके पास, तो आप कर देंगे, क्योंकि मैच जीतने के लिए आपको पेसर चाहिए ही चाहिए शुरू में ब्रेक थ्रू के लिए। मदन जी, वर्ल्ड कप जब हाथ में लेके लौटे, भव्य स्वागत हुआ इस टीम का, बॉम्बे पूरा उमड़ पड़ा था, पूरा देश स्वागत कर रहा था। बताएं कि ये जो स्वागत और उसके बाद ये जो अनुभव हुए आपके, प्रधानमंत्री जी आप लोगों से मिली, ये अनुभव कैसे थे? ये अनुभव तो बहुत अच्छा अनुभव था। और क्या था कि वो सीन जो है अभी भी हमारे जहन में है, मेमोरी मसल में है, पूरे देश के जहन में। आंखें बंद करें और हम देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का मिलना, उसके बाद प्रेसिडेंट का मिलना, और ये सब चीज़ें तो मेमोरीज होती हैं अच्छी, जिससे हम जीते हैं। कहते हैं ना कि अच्छी मेमोरी से ही आप सोच के आप बड़े बनते हैं। और लोगों का प्यार, जब भी एक बात बड़ी अच्छी है, अभी भी हम जहाँ भी जाते हैं ना, लोग पहचान लेते हैं। ये सबसे बड़ी खुशी है। अभी 41 साल हो गए हमें वर्ल्ड कप जीते हुए, फिर भी पहचानते हैं लोग कि आपने वर्ल्ड कप जीता। सुनील वाटसन को भी लोग पहचानते हैं। हाँ, सबको जीता। देखिए सुनील वाटसन की किस्मत हमारे साथ थी जी।
हो सकता है कि अगर वो ना आता ना हम ना जीते। देखिए, जब कहते हैं ना कि हर टैली मिलनी चाहिए, भाई वो उसके पाँव पड़ने, उसके ड्रेसिंग रूम में उसमें साथ रहना, एक मैं समझता सौभाग्य वाली बात थी। मदन जी, भारतीय क्रिकेट या यूँ कहें कि भारतीय खेल, जैसे इससे पहले की एक घटना 1975 में जब भारत की हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, उसको भारतीय हॉकी के लिए बहुत अच्छा एक दृश्य माना गया। लेकिन ये माना जाता है कि आज़ाद भारत में के खेल का ये एक बहुत बड़ा दिन था। आप इस बात को मानेंगे या नहीं? मानूंगा, बिल्कुल मानूंगा। 1970 वर्ल्ड कप वो सारा जीतना हॉकी में बहुत बड़ी बात है, ओलंपिक में, क्योंकि उसके बाद गेम को ग्रो करना बड़ा ज़रूरी था। जब आप जीत जाते हैं ना, तब उसके बाद जो है प्रेशर आपके ऊपर आता है। देन जो ऑफिशियल होते हैं उनको अपनी गेम को ऑर्गेनाइज करना बड़ा ज़रूरी रहता है। ये हमारे साथ अच्छा हुआ। उसका काम मैं बताता हूँ। 83 में हमने वर्ल्ड कप जीता, 87 में हम वर्ल्ड कप इंडिया में ले आए। हमारे जो दालमिया साहब थे, बिंद्रा साहब थे और सालवे साहब थे, इन्होंने जाके आईसीसी में लड़े हैं, वहाँ जाके गेम वर्ल्ड कप को कहीं लेकर आए हैं इंडिया में। इंडिया में जब लेकर आए तो हमारे पास पैसे भी नहीं थे। ये मैंने पढ़ा है कि इन्होंने किसी से पैसे बारो किए थे, फिर उसको पैसा बारो करके फिर उस पैसे लिए, फिर उन्होंने पैसे उनको वापस किए। 87 का जब वर्ल्ड कप हुआ यहाँ पे, वहाँ पे भी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा था। सेमीफाइनल में हम एक मैच एक मैच में, पर उसके बाद जब इंडिया में आ गया वर्ल्ड कप, तो फिर जो हमारे जो अधिकारी थे, बड़े प्रेसिडेंट थे, वाइस सेक्रेटरी थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, स्पेशली बिंद्रा साहब और दालमिया साहब। ये एक उनकी सोच ही अलग थी। इन्होंने देखो, आज जो बीसीसीआई है ना, इनकी वजह से है इतना रिच। जो मर्जी, रुंगटा साहब थे, एक रुंगटा साहब, ये बिजनेसमैन थे। इनको पता है कि बिजनेस कैसे किया जाता है, और क्रिकेट वाज अ बिजनेस। वो हॉकी 1975 में जीतने के बाद इनको गेम को ऑर्गेनाइज बड़ा करना चाहिए था। हमारे जीतने के बाद हमने बड़ा कर दिया। हमारे अधिकारियों ने वर्ल्ड वाइज ले गए, भाई हम वर्ल्ड कप कराएंगे। चांस लिया, क्लिक करके, तो आज देख लीजिए हम कहाँ पे हैं और दुनिया हमारे तरफ देखती है। पहले हम उनके तरफ देखते थे, अब सारे यहाँ बैठे हुए हैं, सारे हमारे देश के कहते हैं, यहाँ हम इंडिया के साथ खेलेंगे मैच। और दूसरी बात है कि जितने भी ग्राउंड हैं इंडियन भर रहे हैं, सारे ब्लू ही नज़र आता है, और तो कोई हम इंडिया का झंडा या ब्लू, यही दो चीज़ें नज़र आती हैं। इवन वेस्ट इंडीज में 2020 का वर्ल्ड कप चल रहा है, फिर भी सारे इंडियन ही नज़र आते हैं। मदन लाल जी, जाते जाते संक्षेप में एक बार फिर से एक वाक्य में जानना चाहूँगा, 25 जून 1983, इसके बारे में मदन लाल क्या कहेंगे? मदन लाल तो एक ही बात कहेगा कि मैं बड़ा लकी हूँ कि मैं इस टीम का हिस्सेदार था, और मैं उन्हें वर्ल्ड कप जीता। मैंने नहीं, हमने, सॉरी, मैं करना ठीक बात नहीं है, मैं वर्ल्ड कप जीता, और यही मैं कहना चाहूँगा। और सबसे बड़ी खुशी मेरे को तब मिलती है जब हमें लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, भाई आपने वर्ल्ड कप जीता। इतना ही बड़ा है हमारे लिए। बाकी तो हर चीज़ तो आप कोशिश करते जाएं तो आपकी हर चीज़ जो है अच्छी होती चली जाती है। मदन जी, हमारे साथ 25 जून 1983 को दोबारा जीने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।